हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। चलिए, तो हम लोग ने राष्ट्रपति का एक पार्ट पढ़ लिया था। आज राष्ट्रपति का पार्ट दूसरा पढ़ेंगे। आज राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। राष्ट्रपति का उल्लेख पहले मैंने बताया था कि भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 61 में है। भाग 5 संघ है जिसका अनुच्छेद 52 से 151 तक जाता है, उसी में राष्ट्रपति आता है। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से 61 तक है। इसमें हम लोग ने अनुच्छेद 57 तक पढ़ लिया था। अनुच्छेद 57 तक पढ़ लिया था। अब लोग हम लोग अनुच्छेद 58 से पढ़ेंगे। कभी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति का उल्लेख कितने भाग में है, तो राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 में है और अनुच्छेद 52 से 161 तक है। चलिए, तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 58 में क्या है, तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है। अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता है। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो फर्स्ट है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। अब पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या होना चाहिए, तो सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए और पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति बनने की जो ये योग्यता है, ये तो लगभग भारत के 50-60% लोग में है। लेकिन आगे जो शर्त है राष्ट्रपति बनने का, वो नहीं है। अगर इसी योग्यता पे राष्ट्रपति का चुनाव होता, इसी योग्यता पे राष्ट्रपति का चुनाव होता, तो बहुत सारे लोग राष्ट्रपति को नॉमिनेशन देते, नॉमिनेशन राष्ट्रपति में देते। लेकिन ये नहीं है। फिर आगे क्या है, अनुच्छेद 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए शर्त, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए शर्त क्या है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है। मतलब अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति बनने की शर्त क्या होना चाहिए। एग्जाम में प्रश्न ऐसे आते हैं कि राष्ट्रपति बनने का शर्त क्या होना चाहिए, अनुच्छेद कितना में इसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 59 में है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 58 में है। चलिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए शर्त क्या है, तो वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, अर्थात सरकारी नौकरी में न हो। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य होना चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। मतलब सरकारी नौकरी के मतलब लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ये भी गिने चुने लोग के पास ही रहते हैं। अब इसमें जो कंडीशन है, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होना चाहिए। यहीं से खंडित हो जाता है कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता जो उसका शर्त है, योग्यता तो वह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। तो योग्यता तो लगभग बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन उनका जो शर्त है राष्ट्रपति बनने का, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, तो यह भी रहता है। लेकिन 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक का मतलब होता है कि विधानसभा या लोकसभा के कम से कम 50 निर्वाचित सदस्य का प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक, मतलब टोटल 100 एमएलए या एमपी आपके हाथ में होना चाहिए। तभी आप राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आप नॉमिनेशन दे सकते हैं। मतलब आपको 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 50 विधायक या 50 एमपी, मतलब 50 विधायक, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, मतलब टोटल 100। आप 100 विधायक या तो 100 सांसद, नहीं तो 100 मतलब 100 विधायक या सांसद मिलाकर के आप, अगर आपका 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होगा, तभी आप राष्ट्रपति की नॉमिनेशन दे सकते। तो ये तो सबके पास नहीं होगा। जो राजनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ में भी जो राजनेता है, वो तो नॉर्मल संसद विधायक के पास तो 100 विधायक संसद होंगे नहीं। तो जो बड़े बड़े नेता, उनके हाथ में रहता है 100 संसद विधायक, तो सिर्फ वही नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति बनने का जो शर्त है अनुच्छेद 59 में है, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए। मतलब एमपी एमएलए मिलाकर के कम से कम 100 आदमी आपके सपोर्ट में होना चाहिए, कि 100 गो सांसद विधायक आपके सपोर्ट में होना चाहिए कि नहीं नहीं, हम आपको वोट देंगे, आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए, तब आपको
क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति का नॉमिनेशन दिया जाता है। आगे है जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करवाया जाता है। ये 15,000 रुपया जो होता है आरबीआई जमा करती है, ये 15,000 रुपया आरबीआई के कोष में जमा होता है। अगर 1/6 मत, कुल वोट का 1/6 मत नहीं मिला तो जमानत राशि जब्त की जाती है। अगर 1/6 से अधिक वोट आप ले आए तो आपका 15,000 रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आप 1/6 मत मतलब कुल मत का 1/6 मत नहीं ला पाते हैं तो आपका जमानत राशि जब्त हो जाएगा। तो ये रहा। तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि उसकी योग्यता क्या है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये उसकी योग्यता है। और राष्ट्रपति बनने की जो शर्त है, मतलब राष्ट्रपति कौन व्यक्ति बन सकता है, उसमें जो शर्त रखा गया है वो अनुच्छेद 59 में रखा गया है। तो वो क्या है, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, अर्थात सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होना चाहिए। जब आप नॉमिनेशन देने जाएंगे तो आपके सपोर्ट में पीछे से कम 100 एमएलए या एमपी, मतलब दोनों मिला करके एमएलए या एमपी दोनों मिला करके आपको सपोर्ट होना चाहिए, मतलब 100 विधायक या एमपी से सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का नॉमिनेशन दे सकते हैं। आपको जब आप नॉमिनेशन देने जाइएगा तो आपको 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में, मतलब नॉमिनेशन फॉर्म मतलब जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जमा करवाया जाएगा जो आरबीआई के कोष में जाएगा। अगर आप 1/6 मत, कुल मत का 1/6 मत नहीं लाते हैं तो आपका जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा, 15,000 रुपया रिटर्न नहीं होगा। अगर आप 1/6 मत से अधिक मत ले आते हैं तो आपका 15,000 रुपया वापस कर दिया जाएगा। आगे है राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 61, अनुच्छेद अनुच्छेद ये 60 होगा, अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 शपथ, अनुच्छेद 60 क्या हो गया, शपथ। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति का जो शपथ है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपना शपथ ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण किसके समक्ष करते हैं, तो राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करते हैं। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। आ रहा मेरी बात तो समझ में। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। आ रहा मेरे बातों को समझ में। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। लेकिन राष्ट्रपति का जो शपथ है वो कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसके समक्ष जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे। आगे है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पे महाभियोग। राष्ट्रपति पे महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61, आपको प्रश्न ऐसे एग्जाम में आएगा कि राष्ट्रपति पे महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद कितने में है, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पे महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति का शपथ 60 में और राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पे महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग आप राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से पहले किसी में भी जा सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पे अगर आप महाभियोग लगाते हैं तो पहले राज्यसभा में उसका अर्जी जाएगा, पहले राज्यसभा में आपको महाभियोग लगाना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति पे अगर आप महाभियोग लगाते हैं तो दोनों में से, राज्यसभा या लोकसभा में से पहले किसी में भी आप लोकसभा में या राज्यसभा में आप महाभियोग लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग पहले राज्यसभा में प्रारंभ होगा। आ रहा है मेरे बातों को समझ में। देखिए आगे है कि सदन में महाभियोग प्रारंभ करने के लिए कम से कम 1/4 मत की आवश्यकता होती है। देखिए
जब भी सदन में राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाएगा तो उसमें उपस्थित सदस्यों का 1/4 मत होना चाहिए। 1/4 मत होना चाहिए कि कुल सदस्य का 1/4 मत होना चाहिए कि जो वहां पे उपस्थित सदस्य उसका 1/4 मत होना चाहिए कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है। तथा पारित करने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता होती है। 1/4 मत अगर हुआ तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का मतलब प्रस्ताव राज्यसभा में या लोकसभा में चालू हो जाएगा। लेकिन जब तक 2/3 मत नहीं होता है, जब तक उस पर महाभियोग नहीं लगता है। अगर 2/3 मत से भी पारित हो गया तो एक सदन में, राज्यसभा या लोकसभा में, दोनों में से किसी एक सदन में क्या होता है कि यह पारित हो जाता है। अब यह पारित जब एक सदन में हो गया तो दूसरे सदन में जाने से 14 दिन पहले, मतलब अगर राज्यसभा में ये 2/3 मत से पारित हो गया तो लोकसभा में जाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है कि वह उस पे महाभियोग लगाया जा रहा है। तो आप त्यागपत्र दे दे या आप पे महाभियोग लगाकर तो हटाना ही हटाना है। तो बात समझ रहे, मतलब दूसरे सदन में अगर एक सदन, तो क्या है यहाँ पे दूसरे सदन में भेजने से क्या 14 दिन पहले इसकी सूचना किसको दी जाती है, राष्ट्रपति की, कि आप पे महाभियोग लगाया जा रहा है, कि आप पे महाभियोग लगाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो महाभियोग लग जाता है। देखिए अगर पहले राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक में जाए, मान लीजिए पहले राज्यसभा में गए तो राज्यसभा में चले गए, राज्यसभा में 1/4 मत मिला तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई। जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई तो 2/3 बहुमत प्राप्त हो गया राज्यसभा में। जब 2/3 बहुमत राज्यसभा में प्राप्त हो गया तो पहली सदन में महाभियोग लग गया। अब इसको दूसरी सदन में मतलब लोकसभा में भेजने से 14 दिन पहले क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है कि आप पे महाभियोग लगाया जा रहा है। तो इससे पहले आप त्यागपत्र दे देता है, क्योंकि क्या जरूरी है हटना, पहले ही त्यागपत्र दे दे। तो 14 दिन पहले इसकी सूचना राष्ट्रपति को दे दी जाती है। अगर जब दूसरा लोकसभा में दूसरे सदन में जाने से यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो महाभियोग लग जाता है। ये रहा, महाभियोग पारित हो जाता। अभी तक संयोगवश अभी तक एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। एक भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगा है अभी तक। क्योंकि राष्ट्रपति का क्या होता है कि आप संविधान का पालन करें तो सब लोग अच्छे ही आते हैं, तो इसलिए किसी भी राष्ट्रपति पे अभी तक महाभियोग नहीं लगा। एग्जाम में प्रश्न ऐसे आते हैं कि अब तक कितने राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा करके हटाया गया है, तो अभी एक भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है, एग्जाम में आता है, आप समझ जाइएगा फिर से कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है कि भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन पे महाभियोग लगाया गया था। तो 2, 3, 4, 5 और 0, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, अभी तक एक भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगाया है। अभी तक 2 राष्ट्रपति की मृत्यु उनकी कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। अभी तक 2 राष्ट्रपति की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान ही हो गई है। एक था जाकिर हुसैन और दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद। इनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। अब तक भारत में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं। अब तक भारत में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं। एक है बीबी गिरी, दूसरा एम हिदायतुल्ला और वीडी जत्ती। मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति देखिए, बीबी गिरी उपराष्ट्रपति, एम हिदायतुल्ला हमने बताया था मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। तो एम हिदायतुल्ला क्या थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो एम हिदायतुल्ला भी भारत के राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आए थे। चलिए आगे है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में तथा अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। हमने पीछे वाले क्लास में बताया था कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में तथा 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करता है वो अनुच्छेद 31 के तहत मनोनीत करता है, और 12 व्यक्ति को जो राज्यसभा में मनोनीत करता है वो अनुच्छेद 80 के तहत
मनोनीत करता है। ये मनोनीत सदस्य, ये 12, 2, 14 जो मनोनीत सदस्य है, ये क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, मतलब ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत प्रश्न ऐसे एग्जाम में आएंगे कि राष्ट्रपति कितने अनुच्छेद के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, तो अनुच्छेद 331। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनीत करता है, तो अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रमुख होता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, जो गृह मंत्रालय के सिफारिश पे होता है। अनुच्छेद 72 को, अब प्रश्न ऐसे भी एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद कितना में किया गया है, तो राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में किया गया है। राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति का उल्लेख कितने में किया गया है, तो अनुच्छेद 72 में। इसी के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत ही राष्ट्रपति फांसी की सजा तक भी माफ कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। चलिए, विदेश में राजदूत की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। विदेश में जो राजदूत की नियुक्ति होती है उसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये रहा राष्ट्रपति खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं राष्ट्रपति से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जितना पढ़ाया गया, इससे पहले एक वीडियो बनाया है, वो अब देख लीजिए, फिर एक देख लीजिए और नोटबुक में सारा पॉइंट नोट कर लिए और पढ़ लीजिए। एक भी प्रश्न आपको राष्ट्रपति से आएगा तो नहीं छूटेगा। प्रश्न कहां से कैसे आते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। चलिए, पहले तो ये राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है, तो राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 58 में है। उसके बाद आपको पूछ देगा, कभी कभी लो लेवल के एग्जाम में पूछ देता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। आगे राष्ट्रपति बनने के लिए जो शर्त रखा गया उसका उल्लेख कितने अनुच्छेद में किया गया है, तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 59 में किया गया है। कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कौन है, मैंने आपको बता दिया। टोटल 100, मतलब आपके हैंड में 100 विधायक या सांसद होना चाहिए, तब आप राष्ट्रपति का नॉमिनेशन कर सकते हैं। चलिए, आगे प्रश्न आएगा कि राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है, तो राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। आगे प्रश्न ये भी आता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति का शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आगे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। आगे राष्ट्रपति पे महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद कितना में किया गया है, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति पे महाभियोग कब लगेगा, जब सदन में 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है पहले सदन में, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। प्रश्न ऐसे आते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सबसे पहले किस सदन में मतलब प्रारंभ होगा। राष्ट्रपति पे महाभियोग सबसे पहले कौन सा सदन में प्रारंभ होगा, तो किसी भी सदन में हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, सबसे पहले किसी भी सदन में। लेकिन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सबसे पहले आपको राज्यसभा में महाभियोग प्रारंभ करना पड़ता है। तो ये रहा। आगे प्रश्न यहां से आते हैं आपको कि अभी तक कितने राष्ट्रपति को मतलब निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था, तो 2 थे, तो एक जाकिर हुसैन और दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद। प्रश्न ऐसे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति हुए हैं जिनके मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था, तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गए थे। ऐसे आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे
राष्ट्रपति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, या निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यक्ति है जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मतलब कार्य किया है, तो उसमें से 3 है, वीवी गिरी, एम हिदायतुल्ला और वीडी जत्ती, जिसमें से एम हिदायतुल्ला जो थे जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। हमने आप लोग को बताया है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पहले उपराष्ट्रपति भाग ले सकते हैं, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश भाग ले सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आता है। तो बस 2 ही होना चाहिए, एक उपराष्ट्रपति और एक मुख्य न्यायाधीश जो है। जब अगर भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे दिए जाते हैं या उनको हटाया जाता है, तो उसके पद पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कम से कम 6 महीना के लिए मतलब भारत के उपराष्ट्रपति या जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के रूप में आएंगे। आ रहा है समझ में मेरी बातों? आगे है कि राष्ट्रपति का उल्लेख, राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन को कितने अनुच्छेद के तहत मतलब मनोनीत करते, तो अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। आगे है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मतलब अनुच्छेद कितने के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करते, तो अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। आगे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ये ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है, लेकिन ये प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में, VBI है, आप लगा सकते हैं कि कितने अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। तो ये रहा राष्ट्रपति आज खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ के राष्ट्रपति समझ में आ जाए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा और पार्ट बाय पार्ट नोट भी बना लीजिए। इसका सारा प्लेलिस्ट भी बनता जा रहा है पार्ट 1 से अभी तक जो हमने लेक्चर 9 किया है, तो लेक्चर 11 है, मतलब 11 क्लास हो चुका है इसका, तो 11 क्लास तक सबका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहां से स्टार्टिंग से सारा पॉलिटी पढ़ सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा एक क्लास लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।